विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर एबे बाली भारतीय प्रत्नतत्व विभाग काढ़ुछि। तेबे बाली कहीं भरा जाइथिला? इंजीनियर विष्णु स्वरूप भरी बाली तांकर नाती आम सहित जोड़ी होइछंती पीआर स्वरूप तांकठार जानिबा बाली कहीं भरा जाइथिला एवं केउ मसियार भरा जाइथिला, उद्देश्य कौन थिला। पीआर स्वरूप आम सहित जोड़ी होइछंती। अभी एएसआई अभी काम कर रहा है बालू निकालने का। कोणार्क मंदिर परिसर से जो बालू है उसको निकाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? उस ज़माने में आपका दादाजी वो बालू भरे थे, अभी काफ़ी ज़माना बीत चुका है, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या पहला रिएक्शन रहेगा? मुझे जो देख करके लगता है कि शायद इसका जो प्लानिंग है वो ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा करना उचित नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको ये पता हो कि ये जो मंदिर को निकाला गया उस समय दादाजी जो थे ये सब डिविजनल ऑफिसर बंगाल उड़ीसा पीडब्ल्यूडी में कटक में पदस्थापित थे। तो यंग इंजीनियर थे, लेकिन उनको ये जिम्मा दिया गया था कि इस मंदिर को निकाला जाए। उस समय इस मंदिर का खाली शिखर जो था वो दिखता था और लोगों को पता था कि यहाँ पर एक मंदिर है। अंग्रेज़ लोग जो थे वो इस तरीके की जितनी भी पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ें थीं भारत के इतिहास के बारे में, उसको जानने में बहुत उत्सुक रहते थे। तो उनको ये था कि अगर ये मंदिर निकल के बाहर आता है तो जिसको हम बोलते हैं किंवदंती, दांत की कहानी या मुंह की कहानी जो सुनते हैं, उसके बजाय वो लोग इसको असलियत में देख करके, पढ़ करके और सही ढंग से इसको एनालाइज करके बताएंगे। तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई और उन्होंने जब मंदिर को निकलवाना शुरू किया तो दो चीज़ें उन्होंने देखी। पहला तो ये देखा कि ये जो मंदिर बना हुआ है, बल्कि उड़ीसा में आप जितने भी मंदिर देखेंगे, चाहे वो श्री जगन्नाथपुरी में है, चाहे वो भुवनेश्वर के मंदिर हैं, जितने भी पुराने मंदिर हैं, ये सारे लेटराइट पत्थर के बने हुए हैं। और लेटराइट पत्थर जो है इसकी ख़ास फॉर्मेशन होती है, ये हल्का पत्थर होता है और इसके अंदर परफोरेशन ये रहता है, क्योंकि साथ में जो समुद्र का पानी है वो इसके अंदर आता है और उस पानी की निकासी के लिए इस परफोरेशन से बड़ी मदद मिलती है और ये मजबूत पत्थर भी होता है हल्के के अलावा। तो ये जो बना हुआ है मंदिर, ये लेटराइट पत्थर से बना हुआ है और उस समय सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं होता था। जितने भी हमारे पुराने आप वो देखेंगे मॉन्यूमेंट देखेंगे, उस सब में जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, चूने का और सुर्खी वगैरह को मिला करके, सड़ा करके उसका मॉर्टर बनाया जाता था, उससे जोड़ा जाता था। तो कालांतर में हुआ ये कि जब ये मंदिर दबा रह गया रेत में, और ये मंदिर दबने के पीछे भी एक कहानी ये थी कि इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उनके लड़के ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शायद जिस दिन मंदिर में शिलान्यास हो रहा था उसी दिन सुबह उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे किसी मंदिर में पूजा नहीं हो सकती थी, वो एक तरीके के यादगार के तरीके से खड़ा रहा। अब अगर वहाँ पूजा नहीं हो सकती थी तो लोग वहाँ जाते भी नहीं थे, ना पुजारी रहते थे, ना मेंटेनेंस होती थी उसकी। तो ये धीरे धीरे कालांतर में रेत में दब गया। तो इसको जब निकाला गया तो दो चीज़ें उन्होंने देखी। ऐसा उन्होंने अपने मेमोयर में मेंशन भी कई जगह किया हुआ है और एक पुस्तक भी मैं आपको दूंगा, उसे भी पढ़ें। उसमें जो मॉर्टर था जिससे पत्थर जुड़े हुए थे, वो मॉर्टर जो था वो छिल गया था और कट गया था। तो उसकी वजह से जो पत्थर थे वो सब बड़े ढीले हो गए थे और डर इस बात का था कि ये पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना कर जाए। शिखर से लेके दीवारें तक कोलैप्स होने की स्थिति में आ रही थी। तो इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने ये देखा कि इस मंदिर में वैसे भी जो रेत थी वो मुख्य द्वार से उठ करके वहाँ भी रेत के टीले बन चुके थे। जब उन्होंने इस पूरी चीज़ को अंदर बाहर दोनों तरफ से स्टडी करना शुरू किया, तब उनको ऐसा लगा कि बेहतर होगा कि इसके पहले जो बाहर का जो एक्सटीरियर है वहाँ पे वही पुराना मॉर्टर इस्तेमाल करते हुए, पुराने विधा से बना हुआ, और इसको पहले बाहर से एक दफ़े रिपेयर कर दिया जाए ताकि इसमें कुछ ताकत आ जाए।
वो ताकत आने के बाद भी जब उन्होंने रेत निकालनी शुरू की इस मंदिर से, तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो पत्थर फिर भी बाहर जुड़े हुए थे, अंदरूनी तौर के ऊपर में ऐसा होना संभव नहीं था। अंदर फिर क्योंकि रेत कहीं भरी हुई थी, कहीं पर ऊंची रेत भरी हुई थी, तो ये ज़रूरी था कि अंदर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए। तो सर कौन से साल दादाजी ने ये काम हाथ पे लिए थे, और अंग्रेज लोग जो सफ़े थे, काम सफ़े थे, क्या सोच के सफ़े थे? देखिए, ये काम जो हुआ है ये कुछ 1901 से लेके 1904 के बीच में हुआ है। 1904 में ये मंदिर निकल आया था बाहर पूरा। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि अंग्रेज़ लोग ऐसा क्यों किए थे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अंग्रेज़ लोगों ने जो कुछ भी किया भारतवर्ष में आकर के, उसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की। और एक ये किया कि ये पूरी जो हमारा एक तरीके से उपमहाद्वीप कह लीजिए, इसकी पूरे की सर्वे हुई, और सर्वे होकर के हमें पता चला कि हमारी हदें कहाँ तक हैं। अच्छा, उससे पहले ऐसे कोई नक्शे मौजूद नहीं थे, न कोई इसकी नापजोख हुई थी। दूसरा, उन लोगों ने ये किया कि जो मंदिर या इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स थे, उसको इतिहास के साथ में ऑथेंटिक तरीके से जोड़ने के लिए उन्होंने ये कहा कि इनको भी हम निकाल करके देखेंगे और इन्हें समझ करके कि वो जो समाज उस ज़माने का था वो क्या करता था, कैसे रहते थे, कैसे इनका निर्माण करते थे। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे या यूरोप को ही देखिएगा, तो यूरोप का जो कह लीजिए कि जो निर्माण हुआ है वो बहुत रीसेंट है भारतवर्ष के मुकाबले में। हमारे यहाँ तो आप अगर मीनाक्षी मंदिर देखें जा कर के, या और इस तरीके के विजयनगर राज के अगर आप मंदिर देखें कर्नाटक में, तो आपको बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो निर्माण की विधा थी वो आपकी माइनर एशिया से लेकर के भारतवर्ष तक, और इसके बाद में जो सुदूर पूर्व के देश रहे वहाँ तक भी काफ़ी पुराने ढंग समय से चल रही थी। तो वो ये भी समझना चाहते थे कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है और कैसे इस चीज़ का निर्माण किया गया। तो जब एक दफ़े आप किसी स्ट्रक्चर को निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर खुद आपको बताता है कि कैसे वो बना था। तो जैसे पत्थर लाए गए, वहाँ पर पत्थर लाने के लिए ये हुआ कि समुद्र के तट से लेकर के मंदिर के निर्माण स्थल तक नहर खोदी गई, और उस नहर में राफ्ट के ऊपर में पत्थर लगा लगा करके लाए गए, ताकि तो वो जमाना का स्ट्रक्चर का पुराना कंस्ट्रक्शन है। कि अभी जो दादाजी जिस समय वो बालू निकाले, उसी समय का क्या सिचुएशन था, स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सी सिचुएशन में था, और बालू जो अंदर भी दबा हुआ था क्या? अंदर भी था, बालू अंदर भी था, लेकिन ऊपर शिखर तक बालू नहीं भरा हुआ था, शिखर तक काफ़ी खाली था। क्या कि एक, अगर आप कंस्ट्रक्शन या अगर आप इंजीनियरिंग के टर्मिनोलॉजी में मैं बोलूँगा, तो ये एक दबाव था जो चारों तरफ से आ रहा था। इसको बोलते हैं हूप प्रेशर। ये एक तरीके का आप कह लीजिए कि शेल बनी हुई थी, और उस शेल में चारों तरफ से बालू का दबाव आ रहा था। अब जब एक तरफ से बालू का दबाव हटना शुरू होता है तो क्या होता है कि जैसे गुब्बारा होता है ना, कि अंदर हवा भरी हुई है, अगर वो हवा निकल गई आपकी तो वो पिचक जाता है। तो वही पिचकने की, उल्टी पिचकने की प्रक्रिया जो थी वो वहाँ भी शुरू हो गई। तो जब वो शुरू हुई तब उन्होंने कहा कि इसको बाहर से भी स्ट्रेंथन करते हैं और अंदर से भी स्ट्रेंथन करते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, उस समय भारतवर्ष तो क्या, यूरोप तक में भी इंजीनियरिंग इस लेवल तक नहीं पहुंची थी, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पर जो इंजीनियर होता था उसको अपने कॉमन सेंस और फर्स्ट प्रिंसिपल जो इंजीनियरिंग के होते थे उन्हीं को मान करके अपने आप अपना रास्ता ढूंढना होता था। तो इनकी एक अच्छी बात ये रही कि इन्होंने जितनी चीज़ें की, इसमें इन्होंने 3 लोगों से सलाहें ली। पहला तो उन्होंने जो लोकल कलिंग राज्य के जो अच्छे मिस्त्री होते थे, पुराने मिस्त्री थे, एक तो उनसे समझा कि कैसे बनती थी चीज़ें। तब तक भी लोग थे, क्योंकि पुराने मंदिर जो बन रहे थे, अब आप ये देखेंगे कि श्री जगन्नाथपुरी अगर आप जाएंगे तो वो पूरा शहर ही मंदिरों का शहर है। मतलब लोग जो घर बनाते हैं, जैसे अयोध्या है, उसके अंदर मंदिरों का ही शहर है एक तरीके से।
लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन भी मंदिर और उसकी सेवा करना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो उन लोगों से राय ली उन्होंने, दूसरा उन्होंने उन पुजारियों से राय ली जो वास्तुकला के बारे में जानते थे। इन सब से राय लेकर के तब उसके बाद में उन्होंने जो वस्तु स्थिति थी ज़मीन पर, ज़मीनी स्थिति को देखते हुए अपने तरीके निकाले। तो उनका निर्णय ये हुआ कि इसको अगर हम पूरा निकाल देंगे तो ये हमारे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर ये पिचक करके और टूटना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर इसके शिखर के पास में पत्थर टूटे वहाँ पर कैविटी बना करके उससे पत्थर बालू डालते गए और पानी से भरते गए उसको। पानी ड्रेन आउट जैसे जैसे होता गया वो सैंड और पत्थर कंसोलिडेट होते चले गए। तो परिणाम ये निकला कि इसका जो इंटीरियर है पूरा वो एक तरीके से ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। अब जब वो सॉलिड हो गया तो उसको फिर किसी बाहरी प्रेशर से टूटने की संभावना नहीं रही। हाँ, इसमें ये कोई कह सकते हैं कि इसके अंदर जो देवता की मूर्ति थी या उनका जो स्थान था वो सब चीज़ें रेत बालू में ही दबके रह गई। लेकिन एक तो क्योंकि इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती थी इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि आप पत्थर की मूर्ति जो होती है उसको तो हम मानते हैं कि भगवान है तो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर ही होते हैं। तो खैर इस तरीके से इसको पूरे को भर दिया गया। अब जो मैंने आपसे कहा कि मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है उसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। एक उदाहरण है आपका श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर। आप जाकर के देखें जगन्नाथ टेम्पल को तो आपको देख करके मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार और हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है वहाँ से। तो देख के बहुत तकलीफ़ मुझे होती है कि वो जो मोटर इस्तेमाल किया है वो सीमेंट का मोटर लगा करके जो लेटराइट पत्थर की खूबसूरती होती है उसके ऊपर में कोई काम नहीं हुआ। तो देखिए इन सब चीज़ों में हमको थोड़ा अनुसंधान करने की ज़रूरत होती है, वो विधाएं जाननी होती हैं जो कि जिनसे कि वो चीज़ें बनाई गई हैं, अन्यथा उसका सारा महत्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। मंदिर तो आप कितने बना लीजिए, लेकिन यह है कि जो पुराने मंदिर का जो पुरातत्व वाला हिस्सा है जिससे कि इतिहास जुड़ता है वो इतिहास ख़त्म हो जाता है। आप सर एक सिविल इंजीनियर है और आप का कंपनी भी है, आप इस काम तो काफ़ी किए हैं, अनुभव होगा सर। अभी जो ऐसा ही काम कर रहा है वो लोग दावे कर रहे हैं कि वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, कंबोडिया में एक टेम्पल को ऐसे किया है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए। अभी कोणार्क टेम्पल को भी वो स्टील यूज करके वो उसका अंदरूनी हिस्सा को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। आपको क्या राय है? देखिए मैं आपको ईमानदारी की बात बोलता हूँ कि उनका क्या स्कीम है। जिस कंबोडिया के टेम्पल के लिए आप बता रहे हैं उसका अंकोर वाट उसके बारे में शायद आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि अब उसका उन्होंने क्या प्लान बनाया है, किस तरीके की इंजीनियरिंग की है, कैसे वो उसको सपोर्ट करेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जब मैंने यही जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने जब श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर जैसे काम किया है वो तो मैं कभी भी उसको मैं पसंद नहीं करूँगा। तो वो देख करके मुझे डर इस बात का लगता है कि क्या वाकई इन लोगों ने जो कुछ बनाया है उसको सोच समझ के बनाया है या नहीं बनाया है, राय सलाह किससे ली है, ये सारे सवाल आते हैं। क्या उन्होंने पुराने वास्तुकारों से बात की है, कैसे इसको करने जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जानना बड़ा आवश्यक है। सर मंदिर जो बालू निकल रहे हैं अभी वो खिसकने के लिए कुछ आपको लगता है, डर लगता है कि खिसक सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो मंदिर को निकाला गया था उसको निकले हुए भी अब तकरीबन 122-121 साल हो गए हैं। ये 1904 में ये मंदिर बाहर निकल आया था। अब आप देखिए कितने साल हो गए आपके, आज 2023 चल रहा है, 2023 में आइएगा और उसके अलावा 3 साल तक ये मंदिर को निकाला जाता रहा। तो अगर हम एवरेज भी पकड़ लें तो 122-123 साल के करीब का समय इस मंदिर को निकले हुए हो गया। आज तक इस मंदिर में कोई समस्या उस तरीके की नहीं आई। बाहर से एक्सटीरियर आप जितना मर्जी है रिपेयर कर लीजिए, लेकिन रिपेयर भी करिए तो उन्हीं चीज़ों से रिपेयर करिए
एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, आप सिल्क का कुर्ता अगर पहनते हैं और उसके अंदर कहीं भगवान न करे वो फट जाए थोड़ा, तो उसमें रफू किया जाता है या पैच लगाते हैं, तो वो सिल्क का ही पैच लगाना चाहिए। आप बोरे का पैच नहीं लगाते हैं, उसमें सिल्क का ही पैच लगना चाहिए। तो इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने जगन्नाथपुरी में देखा है, मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मेरी कंपनी नहीं है, मैं एक काउंसिल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ये प्लानिंग कमीशन जिसको अब नीति आयोग बोलते हैं, भारत सरकार ने और इंडस्ट्री ने मिलकर के सेटअप किया हुआ है। और हमारा काम है दिशा निर्धारण करना, हमारा काम है लोगों को सही राह देना। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग इसको निकाल रहे हैं, अगर एक दफ़े बात भी करें और मिले जुले आकर के, तो शायद हो सकता है कि मुझे भी कुछ समझ में आए। हो सकता है वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकोर वाट में क्या काम हुआ है, ईमानदारी की बात यह है कि मैं अंकोर वाट जा कर के देखा नहीं है, लेकिन जो मैं इधर की उधर की जो कहानियाँ सुनता हूँ वहाँ के लोगों की, उनमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के एक वो रहता है कि साहब ये वो नहीं बात हुई जो हम चाहते थे। तो ये डर है मुझे, क्योंकि देखिए एक बात हम समझिए, स्ट्रक्चर तो हम करोड़ों बना देते हैं और करोड़ों बनते रहेंगे, लेकिन कोणार्क के सूर्य मंदिर का एक खासियत ये है कि इवन जो हमारा उड़ीसा राज्य है, उसकी पहचान जो है वो कोणार्क के मंदिर से ही है। आप देखिए उसका जो सन चैरियट का घोड़ा है, उसका जो रथ है, रथ का चक्का है, यही पहचान है हमारी। और इसीलिए ये विश्व का फेमस मंदिर माना जाता है और एक अजूबा माना जाता है। तो इसको तो हम हीरे मोती के जैसे बचा के रखने की ज़रूरत है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चय भाव देखु जो ढंगरे एएसआई पक्षर कार्य हाथ को निया जाइए एवं कार्य आगू बढ़ला जहाँ नहीं गोटे आशा आशंका देखा दूसरी जो मैंने एक्सपर्ट अच्छा से आशा आशंका करुँच काले मंदिर प्रति किसी विपद सृष्टि हो पारे। तो विशेष भाव आम जो भाव आलोचना करुले से जड़े विशेषज्ञ जेजे सी बाली फिलिंग करते ये जड़े सिविल इंजीनियर एवं तांकर मतामत जदि नियाजिबो बा एएसआई पक्षरु जदि आलोचना करा जिवो तबे गोटे दिशा निर्धारण हो पारिबो बोली तांकर अनुभव रही। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन गोपाल शिवानंद राउत।